इसमें जो सेकेंड यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। माइक्रोबायोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। यहाँ जिनके अंदर माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोन्स, जो छोटे छोटे से जो जीव होते हैं जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? माइक्रोब्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की अगर डेफिनेशन देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है कि विज्ञान की अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज अ माइक्रोबायोलॉजी। जिसके अंदर माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। अब ये माइक्रोबायोलॉजी जो होती है इसका यूज जो होता है कहाँ कहाँ होता है? हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमें बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं वो दिखाई तो नहीं देते लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इवन कि हम हमारी जो खाने पीने की चीज़ें जो होती है उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें माइक्रोबैक्टीरिया जो होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं वो सारे सारे उसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। उनके बिना खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो भी बनाना इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ब्रेड की, तो ब्रेड को बनाने के लिए क्या किया जाता है? यीस्ट का यूज़ किया जाता है। तो वो यीस्ट क्या होता है? एक माइक्रोब्स है। हम कर्ड खाते हैं तो कर्ड के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं? दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज में आते हैं। इसमें से कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। तो इन बैक्टीरिया के बिना जो होती है लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। हार्मफुल बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमंस की बॉडी को या किसी और भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए वो सही नहीं होते हैं, तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होता है, टीबी डिजीज क्या होती है? वो होती है माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होती है। तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है जो टीबी को कॉज करने का काम करता है। टीबी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे हैजा जो होता है जिसको हम कॉलेरा बोलते हैं, वो विब्रियो कॉलेरा से होता है। तो ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिजीज कॉज करने का भी काम करता है। हमारे बॉडी में स्मॉल पॉक्स वगैरह जो होते हैं वो भी सारे के सारे माइक्रोब्स से होने वाली डिजीज होती है। तो ये माइक्रोब्स जो होते हैं इनकी सबसे पहले स्टडी किसने की थी? इनको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? उसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोब्स को सबसे पहले डिस्कवर जो किया था वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने। उसने क्या किया था? माइक्रोब्स की स्टडी करने के लिए सबसे पहले माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप सबसे पहले बनाने का श्रेय जो जाता है, क्रेडिट जो जाता है वो जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ को। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने सबसे पहले इसने लेंस की हेल्प से माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। उसके अंदर इसने क्या किया था?
फिर माइक्रोब्स को स्टडी किया था, फिर उसने बताया था कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसके बाद में इसकी फर्दर स्टडी होती रही, जिसमें लुईस पास्चर, फ्रांसिस्को रेडी, इवन एरिस्टोटल, अरस्तु जो था उन्होंने भी, जो कि महान दार्शनिक थे, उन्होंने तब माइक्रोब्स के बारे में बताया था। उसके बाद में कंटिन्यूस के बारे में धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई। रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोब्स के बारे में बताया था। अब अगर हम माइक्रोब्स की अगर बात करते हैं या माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी को माइक्रोब्स की कैटेगरी के आधार पर बहुत सारे ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी की, तो बैक्टीरियोलॉजी जो होती है वो जीवाणु विज्ञान होती है। उसके अंदर हम जीवाणुओं की स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, वो बैक्टीरियोलॉजी में आता है। अगर हम वायरोलॉजी की बात करते हैं तो वायरोलॉजी के अंदर वायरस की स्टडी की जाती है। प्रोटोजोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रोटोजोन्स की बात की जाती है। माइकोलॉजी और फाइटोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर फाइटोलॉजी में एल्गी का स्टडी किया जाता है। माइकोलॉजी के अंदर हम फंगस की स्टडी करते हैं। तो ये क्या माइक्रोब्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके उसके बेस पे इसकी ब्रांचेस जो है वो भी बनाई गई है। अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं तो ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट इसके अंदर इसकी ब्रांच आती है बैक्टीरियोलॉजी। इसको हिंदी में हम जीवाणु विज्ञान बोलते हैं। जीवाणु विज्ञान दैट मींस जीवाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरिया की जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी। सेकेंड वायरोलॉजी। वायरल मीन्स विषाणु या वायरस जो होता है, वायरस क्या होता है? ये नॉन सेल्यूलर और सेल्यूलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। दैट मींस जब तक ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे तब तक तो ये सेल्यूलर होंगे, और जब ये होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं तब ये नॉन सेल्यूलर होते हैं। तो ये दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी होता है। वायरोलॉजी को हिंदी में विषाणु विज्ञान बोला जाता है। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया की स्टडी होती है। वायरोलॉजी वायरस की स्टडी। माइकोलॉजी के अंदर फंगस की स्टडी होती है। फंगस को हिंदी में कवक बोलते हैं। माइकोलॉजी के अंदर एल्गी की स्टडी होती है। और प्रोटोजोलॉजी के अंदर जो प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे ये सारे जो एनिमल्स होते हैं जो प्रोटोजोआ होते हैं उनकी स्टडी की जाती है।
ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी का। अब ये माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी जो है वो कैसे शुरू हुई, तो इसके लिए आगे क्या क्या थ्योरीज वगैरह दी गई है, वो थ्योरीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक थ्योरी आई थी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो थ्योरीज है उस थ्योरी में सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वतःउत्पत्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत सबसे पहले दिया था अरस्तू ने, एरिस्टोटल ने दिया था 384 से 322 बीसी के टाइम में। इसने बताया था कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं उन सबकी उत्पत्ति जो होती है, इन सबका ओरिजिन जो होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। इसके लिए कोई चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, केवल और केवल जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अबायोटिक फैक्टर में दैट मीन्स यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की एयर, यहाँ का वाटर, ये सारे मिलकर के क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है। तो इन्होंने बताया था कि कोई भी चीज होता है वो स्वतः मतलब स्वयं उत्पन्न होता है, उसको उत्पन्न करने के लिए कोई चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। अगर वहां पर अबायोटिक फैक्टर प्रेजेंट है तो वहां पर ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो सकते हैं, उनका ओरिजिन जो होगा वो ऑटोमेटिकली हो सकता है। ये सबसे पहले किसने बताया था, एरिस्टोटल ने बताया था। एरिस्टोटल के बाद में और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो बाइबल जो बुक है, बाइबल हो गया, उसके अंदर दो साइंटिस्ट है, उनका नाम है सैमसन और वर्जिल। उन्होंने बताया था सैमसन और वर्जिल, इन्होंने बताया था कि जो हमारे घर पे हाउस फ्लाई जो होती है, मक्खी जो होती है, मक्खी के जो लार्वा होते हैं उनको उन्होंने नाम दिया था मैगट। मैगट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मक्खी के लार्वा, हाउस फ्लाई के जो लार्वा जो होते हैं वो मैगट कहलाते हैं। इन मक्खी के लार्वा का निर्माण जो होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर इनको थोड़ा सा अगर हाई टेम्परेचर मिलता है या और कोई दूसरी चीज अगर इनको मिलेगी, जैसे कि घास वगैरह जो होगा है, या जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा या मॉइस्चराइजेशन होगा, नमी वगैरह पाई जाएगी, तो वहाँ पर ये मैगट जो होंगे वो ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगा और फिर वो मैगट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मक्खियों के अंदर। मतलब मक्खियाँ जो है वो ऑटोमेटिकली कहीं पर जहाँ पर नमी है, जहाँ पर सड़ा गला कचरा वगैरह जो है, मांस वगैरह है, और टेम्परेचर अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर मक्खियों के लार्वा जो होंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहलाता। इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सबसे पहले मानने से इनकार किया था तो वो थे फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी ने बोला था कि कोई भी जीव जो होता है वो स्वतः उत्पन्न नहीं होता है, किसी भी जीव का निर्माण के लिए दूसरे जीव की जरूरत होती है, दूसरे मतलब उसी जीव के कोशिकाओं की जरूरत होती है। जैसे कि अगर मक्खी है, अगर मक्खी से अगर किसी जीव का निर्माण होगा तो वो किसका होगा, केवल मक्खी का ही होगा, इससे किसी और जीव के लार्वा जो होंगे वो नहीं बन सकते। मतलब एक जीव से ही दूसरे जीव का निर्माण होता है और जीवों का निर्माण ऑटोमेटिकली या स्वतः नहीं होता है। तो फ्रांसिस्को रेडी ने प्रैक्टिकल किया था और उसके बेस पे उन्होंने बताया था कि किसी भी जीव के निर्माण के लिए उसी के जीव का होना जरूरी होता है। इसके लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस भी दी थी, जिसको हिंदी में जीवात्म जीवोत्पत्ति, मतलब जीव से जीव की उत्पत्ति जो होती है, जीव से जीव का ओरिजिन जो होता है वो दिया था। तो वो उन्होंने कौन सा प्रैक्टिकल किया था वो देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस को सबसे पहले किसने करा था, फ्रांसिस्को रेडी ने। और फ्रांसिस्को रेडी ने जो थ्योरी दी थी वो थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस।
जीव उत्पत्ति का मतलब होता है किसी पुराने जीव से नए जीव का उत्पन्न होना या जीव से जीव का उत्पन्न होना। और ये सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसिस्को रेडी ने। सबसे पहले फ्रांसिस्को रेडी ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बताई थी। इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था, उसमें बताया था कि किसी भी जीव के उत्पन्न होने के लिए उसी जीव का होना जरूरी होता है या उसी जीव की कोशिकाओं का होना जरूरी होता है, तभी उस जीव का निर्माण होगा। अन्यथा जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स किसी भी जीव के निर्माण के लिए या किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को एक और साइंटिस्ट ने उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी फिर इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। उनका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो थे, फ्रांसिस्को रेडी और लुईस पास्चर, इन दोनों ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया था। और ये थ्योरी जो है अभी चलती है, मतलब ये थ्योरी इसमें ये बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म के निर्माण के लिए या उसकी उत्पत्ति के लिए उसी जीव की कोशिकाओं का होना जरूरी होता है। तो फ्रांसिस्को रेडी और लुईस पास्चर ने जो प्रैक्टिकल किया था, तो प्रैक्टिकल के अंदर क्या किया था फ्रांसिस्को रेडी ने? उन्होंने फ्लास्क लिए थे, 4 फ्लास्क लिए थे। अगर सबसे पहले फ्रांसिस्को रेडी का प्रैक्टिकल देखते हैं तो उन्होंने 4 फ्लास्क लिए थे, 3 फ्लास्क लिए थे। उन्होंने 3 अलग अलग फ्लास्क लिए और तीनों फ्लास्क के अंदर क्या रखा? उन्होंने बॉईल करके मीट के कुछ पीस को उन्होंने डाल दिया था। फ्लास्क लिए उन्होंने, फिर उन्होंने सबसे पहले फ्लास्क को एज इट इज ओपन रखा था, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ढक्कन वगैरह उन्होंने नहीं लगाया था। उसके अंदर केवल बॉईल किए हुए मीट के कुछ पीस डाल के और उसको खुला छोड़ दिया। दूसरा जो था उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था? एक जाली वाला कपड़ा जो होता है जिसके अंदर से एयर जो होती है वो इजीली आ जा सकती है, तो वो वाला उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया था। और तीसरा जो था उसके ऊपर उन्होंने पर्चमेंट पेपर आता है, वो पर्चमेंट पेपर लगा दिया था जो कि पूरी तरह से बंद था। उसमें से कुछ भी ना तो एयर जा सकती है ना और कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं उसके अंदर से पास आउट हो सकते हैं। तो ये उन्होंने 3 फ्लास्क लिए, तीनों फ्लास्क को अलग अलग से, पहले वाले को उन्होंने पूरी तरह से ऊपर रखा, सेकेंड वाले के ऊपर उन्होंने एक जाली रख दी थी जिसके अंदर से एयर वगैरह जो होती है या जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो इजीली इसके अंदर एंटर कर सकता है। और तीसरा वाला जो होता है उसको उन्होंने पूरी तरह से कवर कर दिया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा था कि जो पूरी तरह से खुला हुआ जो था, जो पूरी तरह से खुला हुआ फ्लास्क जो था उसके अंदर मक्खियां वगैरह इजीली जाती थी। तो उन्होंने देखा था वो मांस के टुकड़ों के ऊपर मक्खियों के लार्वा बन गए थे। क्या बन गए थे? मक्खियों के लार्वा बन गए थे। दूसरा, जिसके अंदर से केवल एयर वगैरह जा सकती थी, बैक्टीरिया वगैरह जा सकते थे, लेकिन कोई जीव वगैरह जो होता था वो नहीं जा सकता था, तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं था। और जो पूरी तरह से कवर था जिसमें ना एयर जा सकती थी ना और कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह जा सकता था, कुछ भी नहीं जा सकता, उसके अंदर भी कुछ नहीं था। तो केवल जो पहला वाला जो फ्लास्क था उसी के ऊपर क्या बने थे? लार्वा बने थे। तो उसके बाद भी उन्होंने बताया था फ्रांसिस्को रेडी ने कि अगर किसी नए जीव का निर्माण होगा तो उसके लिए उस जीव की उपस्थिति होना जरूरी होता है। मतलब इसके अंदर मक्खियां आ रही, इस मांस के ऊपर बैठ रही है, तब उन्होंने क्या किया? इसके लार्वा जो थे इस मांस के ऊपर छोड़ा था। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो उन्होंने दी थी एरिस्टोटल ने, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि अगर जैसे मांस के टुकड़े वगैरह या कहीं पर भी टेम्परेचर वगैरह जो होगा, उन्होंने बताया कि जो सेकेंड वाला जो फ्लास्क था इसके
अंदर तो एयर भी जा रहे थे, बैक्टीरिया वगैरह भी जा रहे थे, अबायोटिक फैक्टर भी थे, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह के किसी भी लार्वा का निर्माण नहीं हुआ था। तो ये क्या प्रूव करता है कि नए जीव के निर्माण के लिए उसी जीव का होना जरूरी होता है, उसी जीव की कोशिकाओं का होना जरूरी होता है। तो ये फ्रांसिस्को रेडी का प्रैक्टिकल था, इसके बेस पे इन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो होती है उसको दी थी। सेम प्रैक्टिकल जो था वही लुईस पास्चर ने किया था, लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा चेंज किया था। सेकेंड जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को जिन्होंने सपोर्ट किया था वो साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर। उन्होंने भी सेम फ्रांसिस्को रेडी की तरह ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उन्होंने इसमें जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थी, जिसमें उन्होंने बताया था एरिस्टोटल ने कि अबायोटिक फैक्टर्स की प्रेजेंस होना जरूरी होती है, तो उन्होंने उस चीज को मना किया था कि अबायोटिक फैक्टर्स की प्रेजेंस जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर उन्होंने बॉयल किए हुए मीट के पीस डाल दिए, उसके बाद में उस फ्लास्क की नेक को हीट करके गर्म करके उसको मोड़ दिया। उसको मोड़ने के बाद से उसमें क्या हो गया कि ये वहां पर उसका जो मुंह जो खुला हुआ था या जहाँ पर उसका एंडिंग जो था वहां से एयर जो होती वो तो अंदर एंटर कर सकती थी, लेकिन इसका मुंह जो था वो मुड़ा हुआ होने के कारण इसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या एनवायरमेंट के अंदर जो माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होते थे वो पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाते थे, वो उस गर्दन के अंदर ही उस मुंह के अंदर ही फंस जाते थे। तो एयर जो होती थी वो तो अंदर चली जाती थी, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पर फंस जाते थे। तो उन्होंने देखा था कि उसको काफी टाइम तक रखने के बाद में भी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ था, जो बॉयल किया हुआ मीट जो है वो एज इट इज रहा था, उसके ऊपर ना कोई माइक्रोब दिखा था, ना कोई लार्वा वगैरह दिखा था, कुछ भी नहीं दिखा था। फिर उन्होंने क्या किया कि जब उसको बहुत दिन तक रखने के बाद भी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो उन्होंने जो गर्दन जो फ्लास्क की सीना जो मोड़ा था या उसकी गर्दन जो मोड़ी थी उसको तोड़ दिया और उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने जब फ्लास्क के मुंह जो है सीना जो है उसको तोड़ा हुआ है, उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने देखा कि उसके अंदर मक्खियों वगैरह के जाने से, बैक्टीरिया वगैरह के जाने से मांस के ऊपर लार्वा का उत्पन्न होना शुरू हो गया, लार्वा का दिखाई देना शुरू हो गया। तो इस प्रैक्टिकल से उन्होंने प्रूव किया था कि जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं केवल उनकी प्रेजेंस किसी भी नए ऑर्गेनिज्म के ऑरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस फ्लास्क से होते हुए क्या हो रहा था, इसमें एयर तो आ रही थी, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह का कोई जीव नहीं आ पा रहा था, बैक्टीरिया वगैरह नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब उन्होंने इसकी गर्दन तोड़ी थी फ्लास्क की, उसके बाद में उन्होंने जब फ्लास्क को खुला रखा तो उन्होंने देखा कि जो मक्खियाँ वगैरह थी वो मांस के ऊपर आसानी से जा रही थी और कुछ ही दिनों में लार्वा का निर्माण हो गया। तो इससे उन्होंने प्रूव किया था कि इन लार्वा का निर्माण किसकी वजह से हुआ, केवल अबायोटिक फैक्टर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मक्खियों के एग देने की वजह से हुआ। तो ये क्या थ्योरी प्रूव करती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण जो होगा वो उस जीव की कोशिका से ही होगा। तो ये लुईस पास्चर ने प्रैक्टिकल किया था। तो इस थ्योरी को दोनों साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था। इसके अलावा जो जॉन टिंडर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। उन्होंने भी बताया था कि बैक्टीरिया वगैरह ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और ये क्या करता है, जब तक किसी के ऊपर बैक्टीरिया का निर्माण जो होता है वो भी किससे होगा, किसी कोशिका के बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो एनवायरमेंट के अंदर पाए तो जाते हैं, लेकिन वो जब तक किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं कर सकते हैं उसके लिए उस ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस होना जरूरी होता है। तो ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थी। उसके बाद में इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है कि रॉबर्ट कोच ने उनका हेल्प की थी माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी के लिए। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया था, उन्होंने किस प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया था।
वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।